नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं शकील साजिद आपके साथ डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा में है इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो हो रही है बिहार की सियासत की। जी हां, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अशोक गहलोत और कृष्णा लवरू जो कि दिल्ली से पटना आए थे कल, और कल उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से बात की थी, दूसरे तमाम महागठबंधन के नेताओं से बात की थी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा यानी बड़ी बड़ी प्लानिंग की है। उन्होंने एक बड़ा प्यादा अपना सामने किया है, तेजस्वी यादव को सीएम घोषित किया है। और उसके साथ साथ ही वीआईपी के मुकेश सहनी को अगर महागठबंधन जीतता है तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई है। और बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल हो रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव की नई रणनीति की हो रही है। उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक, जी हां, पिछले कई विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ बेहद मजबूती से खड़ा रहा है, महिलाओं और लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा समुदाय पर सीधा सीधा उनके बीच निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने। बीते चुनाव में मामूली अंतर से सत्ता से दूर रह गया था महागठबंधन, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी रणनीति के तहत राजद ने एक साथ दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला, महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देना, और दूसरा, जीविका दीदियों को स्थायी करने का वादा करना। ये बड़ी बात है, बड़ी घोषणा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में करीब 2 लाख जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें हर महीने वेतन दिया जाएगा 30,000 रुपये। ये ऐलान बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जीविका समूह की महिलाएं ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग बन चुकी हैं। इनका सीधा जुड़ाव नीतीश कुमार की योजनाओं से रहा है और वे उनके साथ बेहद मजबूती से खड़े होते आ रही हैं। पिछले चुनाव में अभी क्या फर्क डालते हैं ये देखना है। इसलिए अब तेजस्वी ने उसी वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी। राजद ने इस बार टिकट बंटवारे में भी महिलाओं और कुशवाहा समाज को खास तवज्जो दी है। पार्टी ने जहां जदयू की तुलना में लगभग दोगुनी यानी 24 महिलाओं को टिकट दिया है, वहीं कुशवाहा बिरादरी जो बहुत महत्वपूर्ण बिरादरी है से भी 11 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका सीधा निशाना नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण है, जिसमें उन्हें पिछले कई चुनावों में जीत दिलाई है। तेजस्वी की रणनीति साफ है, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के वोटों में सेल लगाकर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। युवाओं को लेकर भी तेजस्वी ने बड़ा दांव खेला है। वे पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अब उन्होंने राज्य के संविदा कर्मियों को नियमित करने का भी वादा किया है। तेजस्वी को उम्मीद है कि इस कदम से युवाओं में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का आकर्षण कुछ कम होगा, जो इन दिनों युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने हाल ही में सीएम महिला स्वरोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता देने का ऐलान किया। साथ ही सामाजिक न्याय पेंशन योजना में 700 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी और जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाकर विपक्ष पर दबाव बनाया। इससे पहले ही महिला वर्ग में उनका मजबूत आधार है जो और पक्का हो गया ऐसा लगता है। लेकिन अब तेजस्वी ने इसका जवाब माई बहन योजना के जरिए देने की कोशिश की है। इस योजना के तहत वे हर महिला को प्रति माह 2,500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। तेजस्वी का ये कदम न सिर्फ महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश है, बल्कि नीतीश के वर्षों से चले आ रहे महिला सशक्तिकरण एजेंडे को भी चुनौती देना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में महिला वोट बैंक, जी हां, बड़ी गंभीर बात है, अब निर्णायक हो चुका है। वैसे तो मेरे विचार में पूरे देश में महिला वोट बैंक अब सबसे ज्यादा निर्णायक वोट बैंक है। बीते 3 चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाएं एक सशक्त वोट बैंक के रूप में उभरी हैं। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और छात्राओं के लिए चलाई गई योजनाओं के कारण नीतीश कुमार को हमेशा से महिलाओं का भरोसा मिलता रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी अब उसी आधार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने तेजस्वी के वादों को
अव्यवहारिक बताया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जनता को झूठे सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के ये वादे क्रूर मजाक हैं। अगर उन्हें पूरा करना हो तो बिहार के मौजूदा बजट से कई गुना ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी। वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं और बिहार की जनता को अब ये समझ आ गया है, ये भाजपा नेताओं का कहना है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है वो इस बात का संकेत है कि गठबंधन अंदर से टूट चुका है। चिराग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे सच में गंभीर होते तो अब तक बैठकर मतभेद सुलझा चुके होते। उन्होंने दावा किया 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए की ही सरकार बनाएगा। तेजस्वी यादव की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। वे युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को साथ जोड़कर एक नया वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों में महिलाओं पर भरोसा बनाकर जमीन मजबूत की है। वहीं तेजस्वी अब उसी जमीन पर कदम रख रहे हैं। बिहार की सियासत हमेशा से सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की ये महिला कार्ड धन युवा रोजगार वाली रणनीति नीतीश कुमार के इस मजबूत वोट बैंक में कितना सेंध मार पाती है। एक और नीतीश अनुभव और योजनाओं के सहारे मैदान में हो तो दूसरी ओर तेजस्वी नई सोच और वादों के दम पर बदलाव का नारा दे रहे हैं। यही आने वाले चुनाव में मुकाबला सिर्फ गठबंधन बनाम गठबंधन नहीं बल्कि नीतीश का भरोसा बनाम तेजस्वी की उम्मीद का होगा। निर्णायक शायद वही आधी आबादी होगी जो तय करेगी कि बिहार की राजनीति में कौन सच में मीठा बोनस देता है, वादों का या काम का। आगे बढ़ते हैं। बेहद खूबसूरत, बेहद तराशी हुई मशहूर डांसर, मॉडल और एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। 23 अक्टूबर 1973 को ठाणे, महाराष्ट्र में जन्मी मलाइका के पिता अनिल अरोड़ा मर्चेंट नेवी में काम करते थे और मां जैस पॉलीकार्प मलयानी क्रिश्चियन है। मलाइका मिडिल क्लास परिवार में पली बढ़ी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनका पहला बड़ा ब्रेक एमटीवी पर वीडियो जाकी के रूप में मिला, जहां उन्होंने क्लब एमटीवी, लव लाइन और स्टाइल चेक जैसे शोज होस्ट किए। इन शोज ने उन्हें युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। मलाइका को फिल्मों में सबसे ज़्यादा पहचान उनके डांस नंबर से मिली। शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से के गाने छैया छैया चल छैया छैया में ट्रेन के ऊपर उनका डांस आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। इसके बाद उन्होंने माही वे, काल धमाल, मुन्नी बदनाम हुई और गुरनालो इश्क मिठा जैसे कई खूबसूरत सुपरहिट डांस नंबर किए। हाल ही में वे रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म थम्मा के एक आइटम सॉन्ग में नजर आई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक्ट्रेस के अलावा मलाइका टीवी पर भी काफ़ी एक्टिव रही। उन्होंने कई रियलिटी शोज जैसे झलक दिखला जाए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट और इंडियाज़ बेस्ट डांसर में बतौर जज काम किया। उनकी फिटनेस और स्टाइल ने उन्हें हर उम्र में ट्रेंड सेटर बनाए रखा। मलाइका का कहना कि वो अपनी फिटनेस को लेकर बेहद डिसिप्लिन्ड है और रोज़ाना योग, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं। मलाइका की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। उन्होंने 1998 में एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान से शादी की। दोनों का एक बेटा है अरहान, जो 2002 में पैदा हुआ। हालांकि 2017 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इसके बाद मलाइका का नाम एक्टर अर्जुन कपूर के साथ जुड़ा और दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे। हाल ही में खबर आई है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन दोनों के बीच अब भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाला रिश्ता है। मलाइका के जन्मदिन पर अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर उन्हें एक प्यारा संदेश भेजा। उन्होंने उनकी सन किस्ड फोटो शेयर करते हुए लिखा, कीप सॉरिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप सीकिंग, यानी उड़ते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खोजते रहो। दोनों भले ही अब साथ नहीं, लेकिन अर्जुन का यह संदेश दिखाता है कि उनके बीच अब भी आपसी सम्मान और दोस्ती कायम है। अर्जुन और मलाइका को हाल ही में एक फिल्म स्क्रीनिंग पर साथ देखा गया, जहां दोनों ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। अर्जुन उनके पिता के निधन के समय भी उनके साथ नजर आए थे, जिससे साफ है कि उनके बीच रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इमोशनल बंधन बना है। एक इंटरव्यू में जब मलाइका से उनके निजी जीवन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करूंगी। जो कुछ भी अर्जुन ने कहा वो उसकी अपनी सोच है। उन्होंने आगे कहा रिश्ते में रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पहचान भूल जाएं। आखिरकार शादी में आप किसी और का सरनेम लेते हैं तो कम से कम अपना बैंक अकाउंट तो खुद के नाम पर रखना चाहिए। बड़ी बात है। मलाइका ने यह भी बनाया कि उन्हें ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट से निपटने में वक्त लगा, लेकिन अब उन्होंने खुद को मजबूत बना लिया है। पहले मुझे बुरा लगता था, अब लेकिन मैंने खुद को इन चीज़ों से बचाना सीख लिया है। अब मैं इन्हें खुद पर हावी नहीं होने देती, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। मानना है कि आलोचना और ट्रोलिंग स्टारडम का हिस्सा है। हमेशा कुछ न कुछ कहा जाएगा, लेकिन आपको बस नकारात्मक को अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहिए। आज मलाइका सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं बल्कि फिटनेस और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उनकी नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। वे एक सफल बिजनेस वूमेन भी है और कई ब्रांड्स के साथ जुड़ी हैं। 52 की उम्र में भी उनकी फिटनेस, उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और ग्रेसफुलनेस देखकर लोग दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े आज भी दीवाने हैं मलाइका के। मलाइका ने यह साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली खूबसूरती मेहनत, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच में होती है। आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक और फिल्म इंडस्ट्री के साउथ की सुपरस्टार प्रभास आज 23 अक्टूबर को अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। चेन्नई में जन्मे प्रभास का पूरा नाम उपलापति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू है। उनके पिता उपलापति सूर्य नारायण फिल्म प्रोड्यूसर थे और चाचा कृष्णम राजू साउथ फिल्मों के जाने माने एक्टर रहे। बचपन से ही खाने के बहुत शौकीन प्रभास दरअसल शेफ या होटल मालिक बनना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने उन्हें फिल्मों में जाने के लिए कहा। प्रभास मान गए और साल 2002 में फिल्म ईश्वर से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। खुद प्रभास ने एक बार मजाकिया लहजे में कहा था कि अगर वे एक्टर नहीं होते शायद आज 140 किलो के होकर बटर चिकन खाते हुए कोई बिजनेस कर रहे होते। साल 2004 में आई वर्षम से प्रभास को पहली बार पहचान मिली और 2005 में एस राजामौली के साथ फिल्म छत्रपति ने उन्हें स्टार बना दिया। इसके बाद डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, बिल्ला और रिबेल जैसी फिल्मों से प्रभास ने साउथ इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने साल 2014 में अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्शन से बॉलीवुड में एंट्री की थी, लेकिन उस वक्त कोई खास पहचान नहीं मिली। प्रभास का कहना है कि रियल लाइफ में बहुत शर्मीले हैं। भीड़ में रहना या पब्लिक से मिलना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। एक बार उन्होंने कहा, मैं बहुत आलसी हूँ, शर्मिला हूँ और लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। कई बार तो सोचता हूँ कि मैं फिल्मों में आया ही क्यों, लेकिन किस्मत से मुझे बाहुबली जैसी फिल्म मिली। बाहुबली की कहानी ने न सिर्फ प्रभास की ज़िंदगी बदली बल्कि उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया, सुपर स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने पूरे 5 साल तक किसी और फिल्म या विज्ञापन में काम नहीं किया। जब राजामौली ने इन्हें यह फिल्म ऑफर की तो प्रभास ने अपनी शादी तक टाल दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बाहुबली के लिए 7 साल भी दे देते। फिल्म की रिलीज़ के बाद प्रभास को देश भर से करीब 6000 शादी के प्रपोजल मिले थे। 2017 में एक इंटरव्यू में प्रभास ने कहा था, मैं बाहुबली की इमेज से निकलना नहीं चाहता। ये एक बार मिलने वाला मौका था और मैं इसे पूरी ज़िंदगी के लिए रखना चाहता हूँ। यह भी बताया कि उन्हें अब पूरे देश से पहचान मिली है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हमने सोचा था फिल्म चलेगी, लेकिन इतनी ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा। अब देश के हर कोने से लोग मुझे पहचानते हैं। ये बेहद खूबसूरत एहसास है। बाहुबली की सफलता ने प्रभास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। बाहुबली जैसे किरदार के लीड एक्टर थे प्रभास, ऐसा उन्हें भी कई बार लगता नहीं है। अब खबर यह है कि डायरेक्टर एस राजामौली फिर से बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिलाकर एक नई फिल्म के रूप में पेश करने जा रहे हैं। इस री एडिटेड वर्जन का नाम बाहुबली द एपिक रखा गया है। करीब 3.5 घंटे की इस फिल्म को 31 अक्टूबर को रिलीज करने की तैयारी है। इसमें प्रभास के साथ राणा दग्गुबती, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, रम्या कृष्णन और सत्यराज भी नजर आएंगे। बाहुबली के बाद प्रभास को कई बड़े ब्रांड्स के ऑफर मिलने लगे, लेकिन उन्होंने कई विज्ञापनों को ठुकरा दिया। एक बार उन्हें 18 करोड़ रुपए की एक फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रभास ने कहा कि इस तरह की क्रीम्स उनकी सोच के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 150 करोड़
रुपये तक के एक बड़े ब्रांड डील को भी न कह दिया था। प्रभास की सादगी और ईमानदारी ही उन्हें बाकी सितारों से कुछ अलग बनाती है। पर्दे पे जितने दमदार दिखते हैं, असल जिंदगी में उतने शांत और सादे हैं। अपने काम से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई है कि आज भी जब कोई बाहुबली का नाम लेता है तो सबसे पहले प्रभास का चेहरा याद आता है। ये जर्नी एक आम इंसान से सुपरस्टार बनने की कहानी है, जहां मेहनत, लगन, विनम्रता ने मिलकर इतिहास रच दिया। प्रभास भले ही कहते हैं कि वो शर्मीले हैं, लेकिन उनके फैंस के लिए वो हमेशा बाहुबली थे और रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी खबर, हरियाणा के सोनीपत से इस बार दिवाली के मौके पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। ये मामला जितना मज़ेदार लगता है उतना ही सोचने पर मजबूर भी करता है। गन्नौर इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया था। कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबको उम्मीद थी कि इस साल त्यौहार पर कुछ अच्छा मिलेगा, शायद कैश बोनस, गिफ्ट वाउचर या फिर कोई आकर्षक तोहफा। लेकिन जब कर्मचारियों ने बोनस के नाम पर मिला पैकेट खोला तो जो नज़ारा सामने आया उसे देखकर सबके चेहरे उतर गए। पैकेट में निकला सिर्फ एक सोन पापड़ी का डिब्बा, न कोई रकम, न कोई गिफ्ट कार्ड, बस यही गोल्डन बॉक्स जो हर साल दिवाली पर किसी न किसी के घर पहुंचता है और फिर घूमते घूमते दूसरे घर में पहुंच जाता है। ये देखकर कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मौके पर ही कंपनी के गेट के बाहर सारे डिब्बे फेंक दिए। किसी ने वीडियो बना लिया और वो वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंपनी के बाहर गुस्से में भरे कर्मचारी सोन पापड़ी के डिब्बे फेंकते हुए हंस भी रहे हैं और ताने भी मार रहे हैं। कोई कहता नजर आ रहा है, साल भर मेहनत करो और बदले में मिले सिर्फ सोन पापड़ी का डिब्बा। वहीं कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं, घर जाकर क्या बोले कि इस बार बोनस में मिठाई मिली है। लोगों के चेहरों पर हंसी भी थी, लेकिन निराशा भी झलक रही थी। अब भले यह मामला सुनने में मज़ेदार लगे, लेकिन इसमें गहरी बात छिपी है। ये घटना सिर्फ सोन पापड़ी के एक डिब्बे की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो आज के समय में मेहनत करने वालों की कदर करना भूलते जा रहे हैं। कंपनी या बॉस के लिए शायद छोटा सा मजाक या परंपरा रही होगी, लेकिन जिन कर्मचारियों ने साल भर मेहनत की, ये बेहद अपमानजनक लगा उन्हें। कर्मचारियों का कहना है कि वे पूरे साल रात दिन मेहनत करते हैं, फैक्ट्री का प्रोडक्शन बनाने के लिए काम करते हैं और बदले में जब दिवाली आती है तो बस एक मिठाई का डब्बा थमा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये बोनस नहीं बल्कि मजाक है। घर में लोग पूछेंगे कि इस बार बोनस क्या मिला तो हम क्या बोलेंगे। सोशल मीडिया पर इस खबर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं हैं। किसी ने लिखा, कम से कम कुछ तो मिला, वरना कई जगह तो शुभकामनाओं की ईमेल से ही काम चल जाता है। एक यूज़र ने मजाक में कहा, सोन पापड़ी तो अमर है, हर साल नया डिब्बा घूमता रहता है। वहीं कई लोगों ने कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा कि यह मामला मजाक नहीं बल्कि कर्मचारियों की मेहनत के प्रति लापरवाही है। भारत में सोन पापड़ी का एक अलग ही मीम कल्चर बन चुका है। हर साल दिवाली पर लोग मजाक में कहते हैं कि सोन पापड़ी का डब्बा कभी किसी के पास रुकता ही नहीं, घूमता ही रहता है। अब इस घटना ने उस मीम को असल ज़िंदगी का रूप दे दिया है। हंसी मजाक के बीच ये बात भी सामने आती है कि आज के दौर में कर्मचारियों की मेहनत की कीमत सिर्फ एक सोन पापड़ी का डब्बा है। त्यौहार सिर्फ मिठाई बांटने का मौका नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों को सराहना करने, उन्हें मोटिवेट करने का वक्त होता है। ऐसे में कंपनी सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए कुछ मामूली गिफ्ट दे दे तो मनोबल पर असर पड़ता है। त्यौहार का मकसद खुशी बांटना होता है, लेकिन अगर गिफ्ट खुद मजाक का विषय बन जाए तो कड़वाहट रह जाती है। कंपनियों में अब इंसान की मेहनत की जगह सिर्फ प्रॉफिट का हिसाब किताब रह गया है। कर्मचारियों की भावनाएं, उनके त्याग, उनका योगदान एक तरफ। ये मामला दिखाता है कि कैसे कॉरपोरेट कल्चर में कर्मचारियों की कदर नहीं होती। सम्मान का प्रतीक माना जाता है गिफ्ट। जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छा बोनस देती है तो वे जताती है कि उनकी मेहनत की सराहना हो रही है, और मिठाई का डब्बा कर्मचारियों को लगता है कि मेहनत बेकार गई। शायद कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी का मकसद त्यौहार पर मिठास बांटना था, न कि किसी को नाराज़ करना। लेकिन सच है कि आज के समय में जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो कर्मचारियों को बोनस में सिर्फ सोन पापड़ी देना निश्चित तौर पर निराशाजनक। कोई कह रहा है बोनस आया लेकिन मीठा निकला, तो कोई लिख रहा है सोन पापड़ी हर कंपनी का फेवरेट दिवाली गिफ्ट। कुछ लोगों ने ये मजाक किया है कि कंपनी सोन पापड़ी दी ताकि कर्मचारियों के घर भी कुछ मिठास पहुंच जाए। लेकिन तमाम हंसी मजाक के बीच घटना एक गहरी बात करती है
कि मेहनत करने वालों को औपचारिकता नहीं बल्कि असली सम्मान मिलना चाहिए, सिर्फ गिफ्ट नहीं बल्कि एक ईमानदार सराहना दे तो वही असली मिठास होगी। इस घटना से ये बात साफ हो गई। सोन पापड़ी अब सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि सिस्टम पर एक तंज बन चुका है। ये बताता है कि कैसे हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आने वाले वक्त में कंपनियां इस मीठे सबक से कुछ सीखेंगी और अगली दिवाली पर कर्मचारियों को डिब्बा नहीं बल्कि दिल से सम्मान भी दिया जाएगा। एक खास बात चर्चा में जिसे मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा हूँ, अभी का जो पूरा दौर गुजरा है, आज भाई दूज तक का, धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गौरी गौरा और गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे देखने को मिली, हमारे जितने भी राजधानी रायपुर, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा रहता हूँ, राजधानी रायपुर के जो ट्रैफिक कांस्टेबल, ट्रैफिक कर्मचारी, अधिकारी हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की और रायपुर राजधानी के ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ज़बरदस्त उन लोगों ने दिल से काम किया और दौड़ दौड़ कर संभालने की कोशिश की। एक मैडम का नाम आता है जो अक्सर गंज थाना चौक पे, सोनी मैडम है शायद, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, दौड़ दौड़ कर हेड लगाकर पूरे ट्रैफिक को संभालती हैं और बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से लोगों का ख्याल रखती हैं, उनका दिल जीतती हैं और व्यवस्था सुधारती है। एक पुरानी बस्ती थाने के सामने हर्ष मिश्रा, एक ट्रैफिक कांस्टेबल, ट्रैफिक के कर्मचारी थे, वो भी बड़े अच्छे से उन्होंने पुरानी बस्ती थाने के सामने जैसी जगह पे ट्रैफिक व्यवस्था संभाली थी। एक मोहसिन खान है जो देवेंद्र नगर में, जो एक्सप्रेसवे के नीचे है, जो आपके ऑफिसर्स कॉलोनी है, वहाँ पर एक छोटा सा डंडा लेकर वो इधर से उधर घूमकर पसीना पोंछकर मोहसिन खान ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे। आपकी जो पंडरी चौक है, आपके जो लोधीपारा की चौक है, जो मुआ के ब्रिज के नीचे की जगह है, वहाँ पे भी मैंने देखा कि शैलेश साहू और चंद्र कुमार कंवर, ये ऐसे हमारे ट्रैफिक सैनिक थे जो बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से और बड़ी लगन से वहाँ के आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे थे और बहुत ही सम्मान से लोगों को पूरे यानी आदर से इधर से उधर कर रहे थे, किसी को कुछ बिना उनका दिल दुखाए। तो मैं इन तमाम ट्रैफिक वालों को, इनके अधिकारियों को और ख़ास तौर पे एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह को सलाम करता हूँ। हमारी तरफ से डीए न्यूज़ प्लस की ओर से आप सभी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को हमारी तरफ से सलाम, बहुत बहुत सलाम। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पूरा वक्त दिया जाए, पूरा सम्मान दिया जाए। शकील साजिद भी आप सभी को बहुत इज्जत से याद कर रहा है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।